हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपने नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 12th क्लास स्टूडेंट्स और फिजिक्स के लिए है। जैसे कि इससे पहले हमने आपको फिजिक्स सब्जेक्ट में उसके पहले चैप्टर के 3 क्वेश्चन हमने आपको दे दिए थे, और 3 क्वेश्चन के बाद अभी हमारे पास ये 4th क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन शुरू हो जाता है। और इसी क्रम में और चौथा क्वेश्चन जो है वो ये है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को समझाते हुए अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। दरअसल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हमने आपको इससे पहले वीडियो में समझा दिया, लेकिन जब भी क्वेश्चन ये आता है हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के साथ ही आता है। लेकिन ये परिभाषा हमने इसकी डेफिनेशन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की है तो हमने आपको इससे पहले वीडियो में दे दी है। तो यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन तो हम आपको देंगे नहीं, क्योंकि इससे पहले वीडियो में आपको वो मिल जाएगी। अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव को समझाएंगे और वैद्युत द्विध्रुव को समझा करके वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। दरअसल ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कंडीशंस हैं, एक अक्षीय स्थिति वाली और एक निरक्षीय स्थिति वाली। दोनों ये इंपॉर्टेंट कंडीशन होती हैं। संभवतः इनमें से एक कंडीशन जो है पेपर में आती ही रहती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या है और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। दरअसल वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। अल्प दूरी का मतलब होता है बहुत कम दूरी पर, यानी बहुत ही थोड़ी दूरी पर रखे होते हैं। यानी वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति वाले, विपरीत प्रकृति मतलब एक पॉजिटिव चार्ज हो तो दूसरा निगेटिव चार्ज, जो विपरीत प्रकृति उनको बोला जाता है। तो विपरीत प्रकृति वाले आवेश हैं और एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, तो इस प्रकार बनने वाले निकाय को हम क्या कह देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कह देते हैं। देखो जैसे दिखा रखा है हमने, ये रहा, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी। बिंदु ए पर तो रखा हुआ प्लस क्यू और बिंदु बी पर रखा हुआ माइनस क्यू। दोनों बराबर के आवेश हैं लेकिन प्रकृति अलग अलग है, एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा निगेटिव चार्ज है। और बीच की जो दूरी है वो 12 दे रखी है यहाँ पे, यानी ये 12 जो डिस्टेंस है ये बहुत ही अल्प है, बहुत ही कम डिस्टेंस है। तो दो आवेश हैं जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, तब इस प्रकार बनने वाले निकाय को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अब बात आती है वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट और अच्छी परिभाषा होती है, आप जरा ध्यान से समझेंगे। वैद्युत द्विध्रुव पर उपस्थित कोई भी एक आवेश, ये वैद्युत द्विध्रुव था ना, इस पर उपस्थित कोई भी एक आवेश, कोई भी एक आवेश मतलब अब यार आवेश तो दोनों के दोनों क्यू ही हैं, तो आवेश की क्वांटिटी जो मात्रा है वो तो क्यू ही रहेगी। तो आवेश तो चाहे ये वाला ले लो या ये ले लो, प्रकृति तो अलग अलग है लेकिन क्वांटिटी तो क्यू ही है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव पर उपस्थित कोई भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कह देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह देते हैं। हमने क्या करना है, इस वैद्युत द्विध्रुव को समझना है। वैद्युत द्विध्रुव में किसी भी बिंदु पर उपस्थित कोई भी एक आवेश ले लो, कितना क्यू है, चाहे यहाँ से ले लो, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, तो कोई भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 12, इन दोनों की गुणा कर दो तो क्या प्राप्त हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। यानी वैद्युत द्विध्रुव पर उपस्थित कोई भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह देते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक हो गया। इसका जो मात्रक होता है वो कूलम इंटू मीटर होता है और फार्मूला होता है पी बराबर क्यू। मैंने बताया था ना, कोई भी एक आवेश और उनके बीच की दूरी, और बीच की दूरी 12 थी तो आवेश तो क्यू था, बीच की दूरी 12 थी, तो इन दोनों के गुणनफल को हमने क्या कहा था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा था। तो पी बराबर क्यू इंटू 12 हो गया। थोड़ा व्यवस्थित कर दे तो पी बराबर कितना आ जाएगा, 2QL। क्यू चूंकि आवेश है, आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलम होता है, और एल दूरी होती है, बीच की दूरी है, मीटर में होती है, तो इसलिए इसका मात्रक हो जाता है कूलम गुणा मीटर या कूलम इंटू मीटर। इसी आधार पर हम इसकी पी की बीमा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो पी की जो बीमा हो जाएगी बराबर हो जाएगी क्यू की बीमा और गुणा एल की बीमा। तो पी की बीमा निकालने के लिए क्यू गुणा एल की बीमा रखनी पड़ेगी, और क्यू होता है 80, यानी क्यू की बीमा जो होती है वो 80 होती है और एल की तो एल है ही, बस इनकी मल्टीप्लाई ले लीजिए तो ये आ जाएगा LTA। तो ये बीमा आ जाती है पी की, तो पी की बीमा ये हो गई हमारे पास। ठीक हो गया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसकी जो दिशा होती है द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश होती है और ऋण आवेश से हमेशा धन आवेश की ओर होती है। कुछ वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हमने दे रखे हैं, जैसे HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, जल है, ये वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण होते हैं। ठीक हो गया। अब बात करते हैं आगे। चलिए अब हम बात करेंगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र जो निकालना था वही। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप ध्यान से समझ लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी सभी की समझ में अच्छे से करके आ जाए। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय का मतलब होता है अक्ष वाली स्थिति में। चूंकि
ये अक्षीय और निरक्षीय दोनों ही स्थितियां वैद्युत द्विध्रुव के कारण आती हैं। तो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव बना करके उसी की अक्ष में अगर हम बिंदु लेते हैं जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वो अक्षीय स्थिति होती है, और अक्ष में नहीं लेते तो वो निरक्षीय स्थिति होती है। तो फिलहाल तो ये बात हम अक्षीय की कर रहे हैं। तो अक्षीय स्थिति में हमने क्या किया, एक तो वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, ये रहा वैद्युत द्विध्रुव ए भी, ये वैद्युत द्विध्रुव, और वैद्युत द्विध्रुव पीछे मैंने समझाया था भी आपको। तो वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है कि दो आवेश रखे होते हैं, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, और बीच की दूरी जो होती है 12 होती है। 12 होती है बीच की दूरी, 12 ही है। देखो एल यहाँ तक की होगी और एल यहाँ तक की होगी, तो पूरी 12 हो जाती है। मैंने क्या किया है, इसके बीच के ये बिंदु मिडिल पॉइंट मान लिया मैंने, मध्य बिंदु मान लिया। तो मध्य बिंदु माना तो एल इधर हो जाएगी और एल इधर हो जाएगी, तो पूरी दूरी होगी ना 12 इसके बीच की दूरी। अब इसके मध्य बिंदु ओ से, इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर, मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर इसी द्विध्रुव की अक्ष में, देखो ये द्विध्रुव है तो इसकी अक्ष तो कहीं यहीं होगी ना, ऐसा करके इसी की सीध में। तो इसकी अक्ष में ये बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, और वो भी कितनी दूर है, इसके मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर है। ये मध्य बिंदु से है स्मॉल आर दूरी पर, ये कोई बिंदु पी है, इस पर हमें नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना, और वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। बस जैसे हमने चित्र बनाया हमने वैसे वैसे करके हमने यहाँ पे लिख दिया। मानो कोई वैद्युत द्विध्रुव ए भी है, ये रहा ए भी वैद्युत द्विध्रुव ए भी, जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश उपस्थित है इस तरीके से, और उनके बीच की दूरी 12 है, ये रही 12 है, एल यहाँ तक और एल यहाँ तक, तो 12 होगी। ठीक है, किसी ऐसे माध्यम में रखा जिसका पैरावैद्युतांक के है, यानी ये पूरा का पूरा जो प्रयोग कर रहे हैं हम किसी ऐसे माध्यम में कर रहे हैं जिसका पैरावैद्युतांक जो है वो कैपिटल के है। तो इसके मध्य बिंदु ओ से इसकी अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें, बिंदु पी पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम सबसे पहले, पहले तो हम निकाल लेंगे प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता, और फिर माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता। लेकिन ध्यान रहे जब प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता निकालेंगे तो दूरी यहाँ से यहाँ तक की लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की, और जब माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता निकालेंगे तो दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंगे। तो जब हम प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता निकालेंगे तो ये दूरी निकालनी पड़ेगी, और ये दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इस पूरी आर में से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो आर है इसमें से मैं एल घटा दूंगा, तो आर माइनस एल, इस पूरी दूरी में से एल घटा दूंगा तो ये वाली दूरी आ जाएगी। और जब मैं माइनस क्यू के कारण पी पर निकालूंगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालूंगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेने के लिए क्या हो जाएगा, एल यहाँ तक की और यहाँ से लेते आर है, तो आर प्लस एल हो जाएगी। यानी प्लस क्यू के कारण यहाँ तक जो दूरी हो जाएगी वो आर माइनस एल होगी, ये वाली दूरी आर माइनस एल होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो आर प्लस एल हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता, प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता। तो तीव्रता का तो अभी मैंने फार्मूला आपको इससे पहले वीडियो में दिया था, कौन सा वाला, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी ना मैंने इससे पहले वाली वीडियो में, वो यही तो फार्मूला होता था, E इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, E इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो E की जगह तो E1 क्या दिया मैंने, ई की जगह तो E1 क्या दिया, तो 1/4πε0 के इंटू क्यू की जगह तो क्यू है, क्यों, क्योंकि बिंदु ए और बिंदु बी दोनों पर आवेश तो क्यू रखे हैं। वो अलग बात है कि एक पर प्लस है एक पर माइनस है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, केवल क्वांटिटी लेनी है, मात्रा लेनी है, मात्रा तो क्यू ही है ना। ठीक है, और बटे आर, चूंकि प्लस क्यू के कारण निकालने, प्लस क्यू से लेकर के बिंदु पी तक की जो दूरी थी आर माइनस एल थी जो मैंने बताया था, तो दूरी आर की जगह कितना पड़ जाएगा, आर माइनस एल पड़ जाएगा, और चूंकि स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर कर दिया, ऐसे मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट कह दिया। ओके, क्योंकि आर की जगह पे जो है वो आर माइनस एल है ना, मैंने बताया तो था प्लस क्यू के कारण जब निकालेंगे तो प्लस क्यू से लेकर के बिंदु पी तक की जो दूरी है वो आर माइनस एल है, तो इसलिए आर की जगह पर आर माइनस एल हो जाएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता निकालेंगे, तो जब माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम E2 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू, और अपॉन आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, जो माइनस क्यू से जो दूरी थी वो कितनी थी, आर प्लस एल थी, बताया मैंने शुरू में ही आपको आर प्लस एल है, तो आर की जगह पे कितना हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब उसके बाद बिंदु पी पर हम नेट तीव्रता निकालेंगे। अब नेट तीव्रता निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे दो बातें आपको याद रखनी है बिल्कुल सही इस तरीके से करके। क्या, हमेशा प्लस क्यू के कारण जो डायरेक्शन होती है ना, प्लस क्यू के कारण जो दिशा होती है ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वो बाहर की ओर होती है, और माइनस के कारण अपनी ओर होती है। तो मैं एक बार चित्र पे जाना चाहूंगा फिर से करके, आप चित्र पे आ जाइए जरा ध्यान से करके देखिए, ये चित्र था। तो चित्र में जब प्लस क्यू के कारण मैंने पी पर तीव्रता निकाली थी ना, प्लस क्यू के कारण तीव्रता उसे मैंने E1 कहा है, तो उसकी डायरेक्शन बाहर की ओर है, देखो बाहर की ओर, बाहर की ओर मतलब प्लस क्यू से बाहर की ओर ही गई। लेकिन माइनस के कारण, जब माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता निकालूंगा तो हमेशा अपनी ओर को, तो अपनी ओर मतलब माइनस क्यू इधर रखा हुआ है, तो अपनी ओर को मतलब इधर की ओर को हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर जो तीव्रताओं की डायरेक्शन आ रही है, दिशा आ रही है, वो एक दूसरे के अपोजिट आ रही है। E1 आ रही है बाहर की ओर को और E2 आ रही है अंदर की ओर को। तो इसलिए जब बिंदु पी पर मैं दोनों के कारण नेट तीव्रता निकालूंगा ना, ई का मान निकालूंगा, तो दिशा विपरीत होने के कारण एक E1 में से E2 का मान घटेगा। अगर ये दोनों एक ही दिशा में होती तो दोनों जुड़ जाती, अगर मान लो E1 भी इधर होता E2 भी इधर होता,
तो बिंदु P पर नेट तीव्रता जुड़ जाती है क्योंकि दोनों की दिशा एक ही ओर हो रही है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, प्लस क्यू के कारण तो बाहर है और माइनस क्यू के कारण अंदर की ओर को है, तो बिंदु P पर नेट तीव्रता जो है वो अलग अलग आ रही है, अलग अलग डायरेक्शन में आ रही है। इसलिए बिंदु P पर जो नेट तीव्रता होगी वो ये हो जाएगी, जैसे कि अभी हम बता रहे थे आपको, पहुंच रहे थे अपनी जगह, पहुंच जाते हैं बिल्कुल अपनी जगह पे जहाँ चल रहे थे। तो ये आ गए थे हम यहाँ पे नेट तीव्रता के लिए, हम क्या आ गए थे, ई इक्वल टू ई वन माइनस ई टू, ई इक्वल टू ई वन माइनस, माइनस का निशान है ये, ई वन माइनस ई टू। तो बस अब हमने क्या करना है, ऊपर से ई वन ई टू का मान उठा देने और यहाँ पे डाल देने हैं। ये डाल दिए मान हमने, देखो ई इक्वल टू नेट तीव्रता, ई इक्वल टू ये ई वन का मान डाल दिया और माइनस अपनी जगह और ये ई टू का मान डाल दिया यहाँ पे। ये ई वन है और ये ई टू है, राइट। अब क्यू को यहाँ ले आओ, तो क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, और ये भी क्यू यहाँ ले आओ, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के। तो ये कॉमन हो जाएगा, ये ले लिया हमने कॉमन, देखो ये ले लिया, ई इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के ब्रैकेट क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ से बचेगा वन अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लघुत्तम ले लिया, तो ई इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के, और ये ब्रैकेट, और लघुत्तम कितना हो जाएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आर प्लस एल का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा और माइनस लगा के आर माइनस एल का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा। ओके, तो ई इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के ब्रैकेट, इनका होल स्क्वायर खोल दीजिए, पहले पद का वर्ग जमा दूसरे पद का वर्ग जमा हम दोनों की गुणा का दुगना, ऐसे ही इसका खोल देंगे। तो ये खोल दिया, आर स्क्वायर जमा एल स्क्वायर प्लस टू आर एल, और इसका खोलेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस टू आर एल, लेकिन इस माइनस की वजह से अंदर चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। आप देखेंगे आर स्क्वायर ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये एल स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, एक टू आर एल ये रहा, एक टू आर एल ये रहा, तो टू आर एल कितना हो गया हमारे पास, ये फोर आर एल हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास। ई इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटू फोर आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन हम बार बार बता रहे थे आपको, क्या द्विध्रुव, जब हम वैद्युत द्विध्रुव समझा रहे थे तो उसमें हम बता रहे थे दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी 12 होती है ना, वो बहुत अल्प होती है, बहुत अल्प होती है। नहीं, जब 12 ही अल्प है तो एल का मान तो और भी ज़्यादा अल्प हो जाएगा। तो यहाँ एल का जो मान है ना, आर के मुकाबले, जो आर दूरी हमने ले रखी है चित्र में, उसके मुकाबले एल का मान बहुत कम है, बहुत छोटी है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो तो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के मुकाबले, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा छोटी संख्या का वर्ग करते हैं ना तो और ज़्यादा छोटा हो जाता है। जो संख्या अति सूक्ष्म होती है और उसका स्क्वायर करते हैं तो वो और ज़्यादा सूक्ष्म हो जाती है। तो आर का मान तो यानी एल का मान तो था ही आर से छोटा, तो एल स्क्वायर का मान तो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर के। आप समझ पा रहे हो ना बात को, इस तरीके से करिए। तो इसलिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगभग आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर तो एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी, एल स्क्वायर बहुत छोटी वैल्यू होगी, तो बहुत बड़ी वैल्यू में से बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू घटा दें तो उसका मान लगभग बड़ी वैल्यू के बराबर ही रहता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगभग बराबर आर स्क्वायर के ही लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एल का मान बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है अपेक्षाकृत आर के, तो इसलिए एल स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हो जाएगा अपेक्षाकृत आर स्क्वायर के। ओके, तो इसलिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगभग बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर के। ओके, ठीक है। तो बस हमने क्या करा, ऊपर जो आ रहा था हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, उसकी जगह हमने आर स्क्वायर यहाँ शिफ्ट करा दिया। तो ई इक्वल टू आ गया हमारे पास क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के, ये आ गया ई इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटू जो ऊपर फोर आर एल आया था ना ऊपर वाली इक्वेशन में, फोर आर एल को हमने ऐसे तोड़ दिया, फोर आर एल था तो उसको हमने ऐसा कर दिया टू इंटू टू, और आर ही हो रहा है एल ही हो रहा है, तो फोर आर एल हो गया कि नहीं हो गया, इस तरीके से। और नीचे कितना बचा, नीचे बचा आर की पावर फोर। क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह हमने आर स्क्वायर लिख दिया था और ऑलरेडी एक स्क्वायर पहले से था, तो आर की पावर फोर हो गया ना। एक आर से जब ये फोर कटेगी तो यहाँ पे तीन बचेगी, सीधी सी बात है। तो ये आ जाएगा इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के, और ये क्यू अपनी जगह पूछा तो यहाँ पे इसके एल के पास, तो ये आ जाएगा टू क्यू एल, यहाँ पे हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा टू क्यू एल, और इंटू ये वाला टू अलग रखा हुआ, तो टू क्यू एल हो गया ना, ये टू क्यू एल ये आ गया, और ये वाला टू ये रखा हुआ, नीचे आर की पावर थ्री हो गया। और आपको पता है ये टू क्यू एल जो है अभी पीछे पढ़ा कर हमें, पीछे पढ़ा कर हमें ये टू क्यू एल, ये टू क्यू एल किसके बराबर था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के पी के बराबर। अभी समझाई मैंने परिभाषा पीछे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, क्योंकि पी बराबर होता है टू क्यू एल, तो इसकी जगह ऑलरेडी मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पे, इस जगह पे क्या रख सकता हूँ मैं, यहाँ पे पी रख सकता हूँ, ठीक है। तो रख दिया बस वही मैंने, तो ई इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू के इंटू यहाँ पे क्या आ गया, पी आ गया और टू अपनी जगह, तो टू पी हो गया एक तरह से, टू पी और अपो नीचे क्या आर क्यूब हो गया, इतने न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है वो न्यूटन बटे कूलाम होता है, राइट। तो इस तरीके से करके ये जो फार्मूला आ जाता है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आ जाता है, वो भी कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में आ जाता है। आप समझ पा रहे होंगे बात को। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स में करके बता दीजिए, मैं दोबारा से करके इस डेरिवेशन को फिर बता दूंगा। हालांकि वैसा कोई ऐसी बात नहीं है कि ना समझ में आई हो, ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल समझ में आएगी, और ना समझोगे तो नहीं समझ में आएगी, सीधी सी बात है। तो ये था आज का काम, अगली वीडियो में नया काम लेकर के फिर उपस्थित होते हैं। आज के लिए फिलहाल यही है, धन्यवाद।